नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। एक बार फिर हाजिर हैं लेकर मंडी.com में हम इस हफ्ते बातचीत खेती की, किसानी की और किसानों की। जैसा कि महीने के हर महीने में एक रविवार हम आपके पास लेकर आते हैं खेती से जुड़े किसी विषय पर गहराई से चर्चा, और उसके लिए हम अपने साथ जोड़ते हैं उन विषयों के जो गहन जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको आपके लिए ये समझने के लिए कि खेती बाड़ी में जो चल रहा है वो उसके क्या मायने हैं और आगे आने वाले दिनों में खेती बाड़ी यानी किसानों के लिहाज से किस ओर जा सकती है, चाहे वो किसानों की आमदनी का मसला हो या किसानों की खेती के तकनीक का। तो आज की बातचीत में हमारे साथ जो दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं ICFA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज के हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं द हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभुदत्त मिश्रा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। आप दोनों से आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे खेती से जुड़े कुछ विषयों की। और ये विषय मूलतः क्योंकि अभी खेती के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है मानसून का। मानसून लगभग अब पूरे देश में आ चुका है, कुछ अगर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो। लेकिन जो पीछे के कुछ अभी तक के आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मानसून अपने औसत से कुछ पीछे चल रहा है, और इसलिए सोइंग भी पूरे देश में खरीफ के लिहाज से उस तरह से गति अभी नहीं पकड़ सकी है जैसा उससे उम्मीद करते हैं। खान साहब, सबसे पहले मैं आपकी ओर आ रहा हूं और आपसे मैं अपने सवालों की शुरुआत करता हूं। जो निश्चित तौर पे भारत को ये हमेशा कहा ही जाता है कि भारत की खेती जो है वो मानसून पर निर्भर है, और किसान जो यहाँ का है वो इसी हिसाब से अपने बुआई के लिए फसल चुनता है कि मानसून किस तरह से होने जा रहा है, और उसी से उसके आगे का सब कुछ यानी उस सीजन का डिपेंड करता है। अभी तक के जो हालात हैं उसमें आप इस बार की यानी इस सीजन की खेती को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारत बड़ा विशाल देश है और इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो अगर अब ये मानना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज का जो एक हम लोग अभी तक बात कर रहे थे वो एकदम रियल में है। तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर एक देश को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म एवरेज का हम लोग ये मान के चलें 85-90% मानसून मिल जाता है तो बाय एंड लार्ज इसको अब नॉर्मल कहना सीखना पड़ेगा। तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि ये सब चलता रहेगा कि कहीं ज़्यादा बारिश होगी, कहीं कम होगी, कहीं देर से होगी, कहीं पे स्कैंटी होगी, ये सब चलेगा। लेकिन किसानों की जो बुआई है वो किस तरीके से मानसून बिहेव करेगा इससे लिंक नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारा जो फोरकास्ट सिस्टम है वो इतना परफेक्ट नहीं है कि किसानों को पहले से तैयार करें कि इस बार ऐसी बारिश आपके इलाके में होगी तो उसके हिसाब से आपको ये फसलें इन टाइमिंग के हिसाब से बोना है। तो हो क्या रहा है, क्राइसिस रेस्पॉन्स सिस्टम तो हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे कहीं पे बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो सीड रिप्लेस करना है, लेट बुआई कराने के हिसाब से तैयार करना, ये सब तो करते हैं एज ए क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रोएक्टिवली जो वक्त से पहले प्लान करके जो तैयारी कर सकते हैं कि ये मानसून का बिहेवियर होगा, इसके हिसाब से ये आपको करना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के न सिर्फ असरात को ठीक से समझने की ज़रूरत है और उसके लिए किसानों को तैयार करने की ज़रूरत है, बल्कि उसी हिसाब से अपना एग्रीकल्चर पैटर्न भी डिसाइड करना पड़ेगा और प्रोएक्टिव रिस्पांस सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, ना कि क्राइसिस होने के बाद रिस्पांस देने का। डॉक्टर खान, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो आपने क्लाइमेट चेंज का एक पूरा संदर्भ आप लेकर इस चर्चा में आए। मैं थोड़ा सा इससे आपसे समझना चाह रहा हूं, और क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये सवाल आपसे क्योंकि आप लगातार सरकार के अलग अलग स्तरों पर सरकार के साथ आपका विचार विमर्श भी चलता रहता है और नीतिगत प्रश्नों पर भी आपकी बात होती है। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि सरकार ने खेती में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान हो सकता है अगले 15 से 20 सालों में, लगातार आर्थिक सर्वेक्षण में भी सरकार बात करती रही है और बजट में भी उस तरह से बातें की गई हैं तैयारियों की। क्या इस पर काम शुरू हुआ है? सरकार क्या सोच रही है इस लिहाज से और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है, इसलिए कि अब जलवायु परिवर्तन ज़मीन पे इसके असर दिखाई पड़ रहे हैं। सऊदी अरब जैसी कंट्री में बर्फ़ का गिरना,
यूरोप में जुलाई के महीने में 2 साल पहले 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाना, पिछले साल कनाडा के वैंकूवर में 50.5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाना, जबकि कनाडा ठंडा मुल्क माना जाता है। तो अब इसके कहीं पे कुछ कंट्रीज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन प्रॉब्लम डिफरेंशियल इम्पैक्ट, तो कुछ कंट्रीज इसका फायदा मिलेगा, जो ठंडी कंट्रीज हैं, जो गर्म कंट्रीज हैं, उनका नुकसान हो सकता है। भारत का जो कि बड़ा हिस्सा जो है वो कोस्टल रीजन है, तो वहां पर भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। मॉनसून की और मॉनसून के कारण, मॉनसून से जोड़कर अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो उसके कारण जिस तरह की चुनौतियां अभी दिख रही हैं या आने वाले समय में दिख रही हैं, इस पर हमने अभी इस ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत की। हमारे साथ आज स्टूडियो में जो 2 मेहमान हैं, डॉक्टर एमजे खान, ICFA के चेयरमैन, और प्रभुदत्त मिश्रा, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, द हिंदू बिजनेस लाइन। डॉक्टर खान, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, आपसे अनुरोध करूंगा कि वो बात आप पूरी करें कि अपने यहाँ देश में किस स्तर पर ये तैयारी चल रही है, जो ये बड़ा खतरा एक जलवायु परिवर्तन के कारण जो खेती पर असर का आने वाला है, उसको देखते हुए। एक नेशन वाइड एक कैंपेन की जरूरत है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्टेड एग्रीकल्चर, उसको किसान कैसे तैयारी करे, कैसे अडॉप्ट करे। उसके लिए जो की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जिला प्रशासन है या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या एक्सटेंशन के फंक्शनरीज हैं, यहाँ तक कि कृषि उद्योग भी, क्योंकि इनके एम्प्लॉइज फील्ड में किसानों तक जाते हैं, इन सबको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि किसान को जागृत कर सकें, उसको तैयार कर सकें क्लाइमेट बदलाव के हिसाब से, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से अपनी कृषि को समायोजित करता चले, अपनी पद्धतियों को। उसके बाद एक्सटेंशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है कि जो लैब में आता है उसको प्रभावी तौर पे किसान तक पहुंचाना, और जो लैब जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात है, इनको भी ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा रिसोर्सेज लगाना है, ज़्यादा मैन पावर साइंटिफिक लगाना है, ताकि जो ट्रेंड्स निकल रहे हैं वर्ल्ड वाइड उसको एनालाइज करना और उसका इम्पैक्ट भारतीय कृषि पे क्या पड़ने जा रहा है, उसके हिसाब से तैयार करें। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मॉनसून की, और मॉनसून से जुड़ी हुई जो दूसरी ऐसी बातें हैं, दूसरे ऐसे कारक हैं जो किसानों की आमदनी पर असर डाल सकते हैं। डॉक्टर खान, गेहूं की बात प्रभु ने उठाई थी और हमने देखा कि इस बार आश्चर्यजनक तरीके से, और बहुत एक तरह से कहा जाए कि सुखद आश्चर्य था कि किसानों को जो 1700 1750 पर जो स्ट्रगल होता था, 2300 2400 तक गेहूं का भाव गया। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि बहुत तेजी से उसमें गिरावट आई, करीब 28-30% वो नीचे आ गया उच्चतम स्तर से। कुल मिला के जो बात समझ में आती है कि किसानों को जो ये प्राइस वोलेटिलिटी है उससे बचने के लिए, जैसे वायदा में प्रभु कह रहे थे कि वहां पे एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का टूल उनको मिलता है या दूसरे जो साधन मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि जो एग्री मार्केटिंग है उसके लिहाज से ये जो टेक्नोलॉजी है या स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जिसमें कि ई-नैम भी है, जिसमें फ्यूचर्स भी है, वो किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कंपैटिबल हैं जो ज़रूरतें हैं उन किसानों की, उसके लिहाज से? देखिए, खेती में प्रोडक्शन एंड पॉलिसीज ये प्राइस डिटरमिन करती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में 5% की प्रॉब्लम है। 5% अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया तो गलत है, 5% कम हो गया तो शॉर्टेज है, और प्राइसेस 50% ऊपर नीचे हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी के रोल से कि एक सोइंग इंटेंशन सर्वे यूएस में एंड वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज में पॉपुलर हो गया है। आईटी एप्लीकेशन से अगर आप किसानों का सोइंग इंटेंशन सर्वे निकाल लें तो आपको प्रोडक्शन फोरकास्ट करने में आसानी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेट्स को वो भी डर नहीं रहेगा हम गलत साबित होंगे तो इमेज का नुकसान होगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि ट्रेड को ओपन अप करना ज़रूरी है। ट्रेड को ओपन अप करने से एक प्राइस स्टेबिलिटी का फैक्टर आता है, और फार्मर्स को गलत से बचना है तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पे जो AIF चल रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का, उसके तहत पंचायत लेवल पे या विलेज लेवल पे क्योंकि स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटीज़ क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन आपका था जिस पे मिश्रा जी ने टच किया था उसको, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि पूरा सिस्टम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से किसान एडजस्ट करे अपने फार्मिंग सिस्टम को, उसके लिए इंसेंटिवाइजेशन ज़रूरी है। पूरा सिस्टम तभी ऑपरेट अच्छी तरीके से करता है जब इंसेंटिव सिस्टम चले। तो जो कार्बन क्रेडिट का एक ट्रेडिंग का शुरुआत हुआ है, जो कई ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आने वाले वक्त में बनेगी, और इंडिया में बड़ा आसानी से हम लोग जो कार्बन एमिशन होता है उसको सिंपल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मोनिटाइज कर सकते हैं। अगर ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में ठीक तरीके से चला दिए जाते हैं
तो बहुत ज़्यादा देश को फ़ायदा होगा, फॉरेन रेमिटेंस आएगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से, और उसको किसानों का पास ऑन कर सकते हैं। तब तो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर एक सही मायने में ज़मीन पे उतरेगा और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम को और बेहतर प्रिसाइज करना पड़ेगा और स्टोरेज कंडीशंस को करना पड़ेगा और ट्रेड को ओपन अप करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली जो अभी की रिसेंट ट्रेंड्स हैं वो तीनों डायरेक्शन में गवर्नमेंट के सही स्टेप चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ओवर सेंसिटिव होकर कंज्यूमर लॉबीज को गवर्नमेंट प्ले कर जाती है, जैसा कि वीट बैन किया अभी। अच्छा खासा एक्सपोर्ट चल रहा था, इंडिया में कोई वीट की कमी नहीं थी। जो बफर चाहिए स्ट्रैटेजिक बफर, उससे कहीं ज़्यादा 17 मिलियन टन के आसपास चाहिए, 37 मिलियन टन का स्टॉक था, 5-6 मिलियन टन एक्सपोर्ट होना था। तो अभी 10 मिलियन टन और एक्सपोर्ट कर सकते थे इससे पहले कि इमरजेंसी मेजर्स लगाते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ का बड़ा रोल है। आई होप कि ज़्यादा स्थायित्व नीतिगत निर्णयों में हो। डॉक्टर खान और प्रभुदत्त मिश्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बहुत खुल के और बहुत सफाई से सारे मसलों को हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भुवन भाई।